नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई। नमस्कार। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो वेक्टर रहेगा। आप लोग अगर बात करें, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो बेसिक मैथमेटिक्स अपना पूरा हो गया है, ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर अपना पूरा हो गया है। अब हम वेक्टर पढ़ लेते हैं ना। जैसे ही हमारा वेक्टर होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे ही हमारा वेक्टर होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा कि सर वेक्टर होते ही, ये जो अपना क्वेश्चन है, वेक्टर होते ही हम लोग क्या करेंगे कि काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे। काइनेमेटिक्स पे शुरुआत करेंगे जनरल काइनेमेटिक्स से, फिर उसको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में तोड़ देंगे ना। शुरुआत करेंगे जनरल काइनेमेटिक्स से। हाँ भी बच्चों, तो ध्यान से सुनो बात को। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेक्टर की, ठीक है ना। तो वेक्टर के बारे में अगर बात करें कि वेक्टर, तो भाई हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, सबको पता है। ओके सर, यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है सर। अब वेक्टर जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हम आ जाएंगे काइनेमेटिक्स में, 1 डायमेंशन मोशन में, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है अपना वेक्टर। कुछ लोग बेसिक मैथमेटिक्स के साथ भी करवा देते हैं, हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों, सब लोगों को ऐड होना है। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग वेक्टर से। ओके, तो वेक्टर की अगर मैं बात करूं कि क्या है सर मेरा वेक्टर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वेक्टर यानी सदिश। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सदिश। तो यह है सदिश। भौतिक राशि क्या है? अभी तक हम लोगों ने बात की भौतिक राशियों के बारे में, तो क्या है मेरी सदिश भौतिक राशि? तो सामान्यतः अगर मैं बात करूं, जनरल बात करूं, 2 होती है मेरे पास। एक अदिश राशि होती है और एक सदिश होती है। नाम से ही क्लियर है, अदिश, सदिश, यानी दिशा के साथ और दिशा के बिना। यानी ऐसी भौतिक राशियां बच्चे, ऐसी भौतिक राशियां जो दिशा के साथ होती है, वो सदिश होती है। इसमें थोड़ा सा लोचा है, लेकिन अभी थोड़ी सी बात ये ध्यान रखो, मैं क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बात को अगर करें कि सर किसी को आपने बोला कि मेरे को जाना है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि आपने किसी को जाते हुए देखा, आपने बोला हां सर जाते हुए देखा, तो सामने वाले का क्वेश्चन क्या होगा, कौन सी दिशा में जाते हुए देखा। तो जैसे वेलोसिटी है 4 मीटर प्रति सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी वेग जो है आपका, वेलोसिटी यानी वेग है कि 4 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। किसकी तरफ सर? ये उत्तर दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बात हो सकती है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि भाई अगर सर सदिश की हम बात करें, ठीक है ना, तो हमारे पास ये रहता है कि क्लियर सी बात है सर कि दिशा के जो साथ आए वो क्या होगा? सदिश होगा। दिशा के जो साथ आए वो सदिश होगा। ओके, तो भाई ध्यान से करना है अपने को और सारी बातें समझना है। अच्छा, एरर के बारे में बात करते हैं। तो देखो थोड़ा सा क्या है कि एरर का मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि पहले हम काइनेमेटिक पढ़ेंगे ना, काइनेमेटिक के बाद में हम लोग बात करेंगे एरर वगैरह की, क्योंकि एरर में हमें क्या चाहिएगा? कुछ एक क्वेश्चन चाहिएगा, ठीक है ना। सर कल लास्ट क्वेश्चन में हम पी और टी मानते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है।
लास्ट क्वेश्चन के क्यू में अगर हम देखो, चलो कल का लास्ट क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देखना, उसमें क्या दिया गया है। उसमें क्लियर बोला गया है दो भिन्न भौतिक राशि है, भिन्न भौतिक राशि मानना है, क्यू और पी को बराबर नहीं मानना है ना, भिन्न भौतिक राशि मानना है, भिन्न भिन्न मानना तो पूरा। हाँ, इकाई व मापन में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया है बच्चों, त्रुटि नहीं पढ़ाया है। क्या नहीं पढ़ाया है बच्चों? त्रुटि नहीं पढ़ाया है। मैं क्लियर से बता देता हूं, त्रुटि अभी तक नहीं पढ़ाया है। त्रुटि नहीं पढ़ाया है तो उसके जो मापन का पार्ट है त्रुटि के साथ साथ वाला, कौन से वाला बच्चों, कौन से वाला नहीं पढ़ाया? इकाई में मैंने सिर्फ आपको त्रुटि नहीं पढ़ाया है। तो त्रुटि में कौन कौन सी चीजें आ जाती है मैं क्लियर कर देता हूं कि सर एक तो त्रुटि, ठीक है, त्रुटि के साथ साथ जो मापन का वो वाला पार्ट है, कौन से वाला सर? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये वाली चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, समझ लीजिएगा बात को, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये वाली जो चीजें हैं वो वाली चीजें आपको मैं त्रुटि के साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। किसके साथ? त्रुटि के साथ। अभी मैं जल्दी से वेक्टर खत्म करके काइनेमेटिक में आते हैं। ओके, क्लियर है? इसको खत्म करके काइनेमेटिक में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें बच्चों, ध्यान से सुने कि अगर बात करें कि सर सदिश में क्या होगा, और ठीक है ना, तो भाई सदिश में अगर हम बात करें कि सदिश क्या होता है, तो भाई सदिश की अगर बात करें तो सदिश ऐसे, अब टॉपिक पे आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो सदिश क्या होता है, सारे लोग बताइए अपनी अपनी भाषा में सदिश के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो सदिश की भाषा में अपने अपने सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? पहला, सदिश क्या है? ओके, तो सदिश क्या है सर? सदिश जो है वो अपना है ऐसी भौतिक राशि जो जिसके पास क्या हो, ऐसी भौतिक राशि जिसके पास क्या हो सर? दिशा भी हो और मान भी हो, दिशा भी हो और मान भी हो। ओके, और हां भाई, जो ये अपना सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं, हमारा जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, तब तक आप उसकी बता दीजिए, ठीक है ना। यूनिट एंड डायमेंशन, ओके, वेक्टर, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक। काइनेमेटिक्स के बाद में ये जो आपके त्रुटि बची है वो मैं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा, ऐसा मैंने क्यों किया है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। त्रुटि मैंने क्यों किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारी जो चीजें हैं वो, मतलब जैसे बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें ये पढ़ी हुई थी कि सर ये बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह ये पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का फ्लो बन जाता है, फिर त्रुटि बता देंगे। तो ये पहले क्यों पढ़ा कि इनके बिना तो मैं फिजिक्स पढ़ भी नहीं सकता था, इनके बिना तो मैं फिजिक्स पढ़ भी नहीं सकता था। हां, ये त्रुटि जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन होगा सारा बच्चों, टेंशन मत लेना। ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, बाकी आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों ने आंसर क्या किया है कि दिशा, सुनिएगा बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि सर दिशा जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये नियमों का पालन भी करे। यह बात मैं बोलना चाह रहा था कि काफी सारी भौतिक राशियां जो है, काफी सारी भौतिक राशि जो है वो ऐसे, हम लोगों को सिर्फ इतना बोल दिया कि जिस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें उसके आंकिक मान या हम बोल दें मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ दिशा की जो जरूरत होती है वो तो ठीक है, दिशा की जरूरत होती है वो तो ठीक है, लेकिन सारी वो भौतिक राशियां जिनके पास दिशा होती है वो सदिश नहीं होती। तो बेसिकली सदिश क्या है समझिएगा ध्यान से। सदिश एक मैथ्स का पार्ट है, 12वीं क्लास में मैथ्स में पढ़ाया भी जाता है कि वेक्टर क्या है, सदिश क्या है। तो सदिश एक मैथ्स का पार्ट है। तो सदिश भौतिक राशि क्या करेंगे? वह भौतिक राशि, परिभाषा सुनिए, वह भौतिक राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए दिशा, परिमाण, दिशा, मान, या परिमाण लिख दूं मैं, मैग्नीट्यूड, दोनों की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना, दोनों की आवश्यकता होती है, यह बात ओके, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, दैट्स ओके, ओके, दोनों की आवश्यकता होती है, दैट्स ओके, ओके। लेकिन सर अगर मैं बात करूं कि अगर इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखूंगा, और वो बात क्या है? तथा यह
सदिश के नियमों का पालन करे, सदिश के नियमों का पालन करे, सदिश के नियमों का पालन करे। तो भाई सदिश के नियम क्या है? सदिश के नियमों का पालन करे। उदाहरणार्थ, उदाहरण की भाषा में मैं बात करूं कि सर कौन कौन से उदाहरण है, तो सर मेरे पास बेसिक जो उदाहरण है वो वेग, बल, संवेग इत्यादि, ये जो सारे हैं वो मेरी सदिश भौतिक राशि है। सुनिएगा, ठीक है ना। तो भाई अच्छे से करना है हमें कि भाई क्या करना है, सदिश क्या है। तो सर सदिश जो है वो, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि सर हम खड़े हैं, किसी ने बोला वेलोसिटी, वेग, तो कितना 4 मीटर प्रति सेकंड, कौन सी दिशा में, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो जिन्हें बताने के लिए 4 मीटर प्रति सेकंड यानी परिमाण, और परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, दैट्स ओके। लेकिन उसके साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि यह सदिश के नियमों का पालन करे। सदिश के नियम कौन से हैं बच्चों? सदिश के वो वाले नियम कि जैसे इधर से एक फोर्स आ रहा है 3 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स आ रहा है 4 न्यूटन का, तो ये जुड़कर कभी 7 न्यूटन नहीं होते। ये इनके जोड़ना किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। इनको जोड़ना किन पर डिपेंड करता है बच्चों? इनके बीच के कोण थीटा पर, कि थीटा को जोड़ेंगे। और सदिश का नियम कौन सा? त्रिभुज का, सदिश का ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब त्रिभुज का योग का नियम। तो ठीक है भाई, सदिश के नियम कौन सा? सर ट्राइंगल के योग का नियम। तो बेसिकली बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या है। सदिश की बात पूछे तो, जनरल कोई पूछे तो आप सीधा बताओगे कि सदिश वो भौतिक राशियां हैं जिनको बताने के लिए परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने बोला वेग 4 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, 4 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, ठीक है। अच्छा, बल 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर, सॉरी ये 5 न्यूटन दक्षिण की ओर है ना, ऐसा दक्षिण की ओर, ऐसा अपन ने बोल दिया। चलिए सर ठीक है, दक्षिण की ओर मैंने बोल दिया। अब भाई अगर ये बात करें तो सर दिशा तो है इनके पास, लेकिन फिर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी राशियां, जैसे करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट। ये एक तार है, ये एक तार है, इसमें धारा बह रही है इधर से इधर 3 एंपियर, ये इसमें धारा बह रही है इधर से इधर 4 एंपियर। मैं आपको बोलूं कि भैया इस तार में कितनी धारा बहेगी, तो आप क्या बोलोगे? सीधा 7 एंपियर। क्या बोल दोगे? 7 एंपियर, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? 7 एंपियर हो गया। तो भाई मैं क्या बात करना चाह रहा हूं आपसे कि धारा के पास मान 3 एंपियर, कहां से कहां जा रही है सर? ए से बी की ओर। कहां से कहां जा रही है? ए से बी की ओर। यानी धारा के पास मान कितना है? 3 एंपियर। मान भी है और दिशा भी है। दिशा कितनी? सर ये ए से बी की ओर जा रही है। लेकिन धारा क्या एक सदिश राशि है क्या? नहीं, धारा सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास दिशा तो दे दी हमने, ए से बी या बी से ए, लेकिन वो दिशा कहां से आई? ये दिशा तो इसके विभवांतर की वजह से आ गई, लेकिन इसने सदिश के नियमों को पालन नहीं किया। इसने सीधा 3 और 4 को सीधा जोड़ दिया 7। जबकि सदिश होता तो वो पहले पूछता कि इनके बीच में कोण कितना है, फिर कोण करने के बाद में क्या आता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला सूत्र लगाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला सूत्र लगाता। इसलिए हम धारा को क्या बोलेंगे कि धारा जो है वो सदिश नहीं है। धारा जो है वो सदिश नहीं है बच्चों, ध्यान से, धारा जो है वो सदिश नहीं है। क्यों नहीं है सदिश? क्योंकि इसके पास दिशा जरूर है, लेकिन 3 एंपियर और 4 एंपियर को जोड़ने पर इसका आंसर कुछ 7 एंपियर आ रहा है। जबकि यहीं पर अगर मैं बलों को जोड़ता और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल ऐसे होता, तो बलों को जोड़ता तो 3 और 4 को जोड़ने पर मेरा आंसर आता 5। मेरा आंसर क्या आ जाता? 5 आ जाता। तो बात समझ में आई बच्चों? सदिश क्या है? तो ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, यह सदिश के लिए आवश्यक चीजें हैं। लेकिन इतना होने से वो सदिश नहीं हो जाता। इन 2 के अलावा एक तीसरी चीज भी होनी चाहिए कि सदिश के नियमों का पालन करे। कौन से नियमों का? योग के नियमों का। कौन से नियम बच्चों? मैं यहां से लिख देता हूं सदिश के नियम। कौन से? सदिश के योग नियम। सदिश के योग नियम।
लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके जुड़ने के नियम का। और जुड़ने के नियम में सदिश में यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में दो वेक्टर अगर जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में कोण थीटा कितना है, फिर हम योग नियम से जोड़ते हैं। तो बात क्लियर है। यह धारा जो है वो सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं कर रही है। इसने सीधा जोड़ दिया, 3 और 4 सीधा जोड़ दिया, जबकि 3 और 4 सीधा नहीं जुड़ना चाहिए था, तो इसने सीधा जोड़ दिया, तो ये सदिश नहीं है। तो बात क्लियर है। आपको कोई सदिश पूछे तो ऐसे बताना है। उसी तरीके से अब और क्या क्या होता है सदिश में, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सदिश भौतिक राशि, टोटल अगर मैं बोलूं भौतिक राशि के 4 प्रकार हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः अगर मैं बोलूं तो सिर्फ 2 प्रकार से ही होती है। सामान्यतः सदिश और अदिश 2 ही लिखते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शंस में 3-4 प्रकार के हैं। तो जनरली जो 4 प्रकार है, मैं चारों आपको बताना चाह रहा हूं। पहला, अगर कोई आपको बोले कि अदिश है, ओके, तो स्केलर। 2 नंबर आपका है वेक्टर, समझते रहना बात को, सदिश। 3 नंबर आपका टेंसर, प्रदिश। 4 नंबर आपका रेशनल, अनुपातिक। बहुत ही अच्छी बातें हैं ये, ठीक है ना, अनुपातिक, ठीक है ना। तो भाई अपने को बात करनी है, यहां से हम सारी बातें कर लेंगे क्या, कि अब पूरा डिफरेंस देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि सदिश, अदिश, टेंसर और ये रेशनल क्या है क्या। तो भाई सीधी सी बात है सर, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो अदिश को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो अदिश के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होना चाहिए। परिमाण के अंदर उसके पास 2 चीजें होती है, क्या, आंकिक मान व इकाई। आंकिक मान व इकाई हम पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल बोला कि सर द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 4 kg। तो 4 तो हो गया आंकिक मान और केजी हो गया इकाई। 4 तो हो गया आंकिक मान और केजी क्या हो गया, इकाई, ठीक है ना। तो भाई बात करें अदिश राशि क्या है, नाम से क्लियर है, अदिश के पास दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए सर, अदिश राशियों को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए, पूरा बताने के लिए, अदिश राशि को पूरा बताने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए सर, उसका आंकिक मान और इकाई। परिमाण चाहिए, परिमाण में क्या आएगा, आंकिक मान और इकाई। ध्यान से सुनिएगा, आंकिक मान क्या है सर 4, इकाई क्या है केजी, तो 4 केजी। अच्छा, अब 2 नंबर पे आता है आपके पास वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या चाहिए, तो क्लियरली सुन लीजिए, वेक्टर में चाहिए परिमाण प्लस दिशा, और प्लस में मैं क्या लिख दूं, नियमों का पालन। किसके नियमों का पालन, सदिश के नियमों का पालन, नियमों का पालन। तब जाके आपका क्या बनता है, वेक्टर बनता है। क्या, परिमाण प्लस दिशा प्लस में बच्चों नियमों का पालन। जैसे उदाहरण मैंने बताया, क्या, संवेग P आपने लिख दिया 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो क्या आया, नॉर्थ लिख दूं यहां पे, ठीक है ना। तो P वेक्टर को पूरा बताने के लिए 2 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपका क्या हो गया, परिमाण। इस परिमाण में क्या है, आंकिक मान और इकाई दोनों है, दिख रहा है, अंक का मान है, बिल्कुल है सर, इकाई है, बिल्कुल है सर, आंकिक मान और इकाई दोनों है, बिल्कुल है। अच्छा, दिशा भी है, हां सर। चलिए, तो आंकिक मान और इकाई तो परिमाण में आ गए, ध्यान से सुनना, और दिशा आ गई, और ये सदिश के नियमों का पालन करता है, तो ये क्या है, वेक्टर है। तो ये क्या है, वेक्टर है। अच्छा, अब रोटेशनल पे, रेशनल पे सबसे पहले जाता हूं। रेशनल का मतलब रेशियो, अनुपात की फॉर्म में, ठीक है ना, फेजर भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, फेजर भी बोलते हैं। तो रेशियो की फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये 2 भौतिक राशियों का अनुपात है, 2 समान 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 भौतिक राशियों का अनुपात है। कैसे बच्चों, 2 समान भौतिक राशियों का अनुपात कैसे है, इसको लिखने के लिए क्या चाहिए सर, 2 समान भौतिक राशि और उनका अनुपात है, तो इनके लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, समान भौतिक राशियों का, इसको प्रदर्शित करने के लिए केवल अपने को क्या चाहिए, आंकिक मान।
केवल और केवल अपने को क्या चाहिए बच्चों? आंकिक मान। इनकी कोई इकाई नहीं होती, इनको लिखने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए? आंकिक मान। जैसे मैं आपको बोलूं कि अपवर्तनांक बताओ, म्यू अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता था भाई? अपवर्तनांक कैसे निकालते थे आप? सर जैसे 4/3 है, 3/2 है, कहां से आता था? क्या उसकी इकाई होती थी आंकिक मान की? क्या उसकी कोई इकाई थी? नहीं थी। निकलता कैसे था बच्चों? सर अपवर्तनांक मेरा निकलता था, सीधी सी बात है, अपवर्तनांक में निकालता था प्रकाश का वेग कहां? निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में बटा में प्रकाश का वेग माध्यम में, प्रकाश का वेग माध्यम में, प्रकाश का वेग निर्वात में बटा में प्रकाश का वेग माध्यम में। यहां से निकालता था। बिल्कुल भाई, यहां से निकालता था। तो भाई ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, वेग से वेग कट होगा। तो ऊपर मान लो 2 है, नीचे 1 है, तो उत्तर आ जाएगा 2। लेकिन मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो बिल्कुल रेशनल कौन सी होती है? अनुपातिक भौतिक राशि कौन सी होती है बच्चों? जो 2 समान भौतिक राशियों का अनुपात हो, जैसे अपवर्तनांक। ध्यान से सुनना, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में क्या? ऊपर भी प्रकाश का वेग, नीचे भी प्रकाश का वेग। अच्छा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्वीय, ठीक है ना, या सापेक्ष घनत्व है। सापेक्ष घनत्व भी इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। सापेक्ष घनत्व भी इसका उदाहरण है। सापेक्ष घनत्व क्या है? सर घनत्व बटा घनत्व है, ठीक है ना। सापेक्ष घनत्व भी तो इसी का उदाहरण है। सापेक्ष घनत्व में क्या आता है? ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो सापेक्ष घनत्व है। तो सापेक्ष घनत्व आएगा तो ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो केजी प्रति मीटर स्क्वायर क्यूब से केजी प्रति मीटर स्क्वायर क्यूब कट हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? सीधा सा आ जाएगा। तो क्लियर बोले, रेशनल का मतलब क्या होता है? सर रेशनल का मतलब होता है जो समान भौतिक राशियों के अनुपात के भाषा में हो और उसके पास केवल आंकिक मान होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा, इकाई नहीं होगा। तो इसको भी हम स्केलर की फॉर्म में, जब रेशनल ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग उसको स्केलर ही बोल देते हैं। चलिए, अब टेंसर क्या है? प्रदिश क्या है? ध्यान से सुनना, ठीक है ना। प्रदिश क्या है भाई? तो सर प्रदिश क्या है? तो प्रदिश का मतलब मेरा हो गया आपके पास कि ऐसी भौतिक राशि, ध्यान से सुनना, यह भी एक अलग है, ऐसी भौतिक राशि जिनके पास आंकिक मान और इकाई, ये 2 चीजें तो हो ही हो। तो एक बात क्या हो? परिमाण हो। क्लियर लिख दूं, परिमाण। और उस परिमाण में क्या है बच्चों? सर परिमाण में आंकिक मान, यहां पे लिख देता हूं, परिमाण में क्या होगा? आंकिक मान होगा, बिल्कुल होगा। इकाई होगी, बिल्कुल होगी। ये 2 चीजें तो हो ही हो, प्लस में एक और इंफॉर्मेशन होती है, थर्ड इंफॉर्मेशन होती है, एक अन्य जानकारी, एक अन्य जानकारी। अच्छा, वो जानकारी क्या है? अब सुनिए बात को, एक अन्य जानकारी, ठीक है ना, बताने के लिए एक अन्य जानकारी, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या करेंगे कि परिमाण और आंकिक मान के साथ साथ एक अन्य जानकारी। ओके, तो भाई ध्यान से सुनिएगा कि अरे निर्वात क्या होता है? निर्वात तो बच्चों जहां पर कुछ नहीं होता, खाली अशून्य, मतलब शून्य, जहां कुछ भी नहीं है, वो क्या है? निर्वात है। क्या है? निर्वात है। चलिए पहले पूरा देख लीजिए, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सुनिए, तो परिमाण यानी आंकिक मान हो गया, इकाई हो गया, और एक अन्य जानकारी क्या? जैसे मैंने आपको बोला इस तार में धारा बह रही है, आपने बोल दिया 3 एंपियर। इस तार में धारा बह रही है, आपने बोल दिया 3 एंपियर, तो मैं क्या बोलूंगा? ए से बी या बी से ए? तो तीसरी जानकारी हो गई कि नहीं होगी कि इस तार में धारा जो है सर 3 एंपियर ए से बी बह रही है। तो 3 यानी आंकिक मान, एंपियर यानी इकाई, ए से बी यानी ए से बी का मतलब क्या हो गया? 3 एंपियर यानी आंकिक मान, इकाई, और कहां से कहां तक? सर ए से बी बह रही है, तो एक अन्य जानकारी हो गई। चलिए, या फिर मैं बोला कि एक मेरे पास छड़ है, इसका जड़त्व आघूर्ण बताओ आप लोग सब, इसका जड़त्व आघूर्ण बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर जड़त्व आघूर्ण हम तब बताएंगे जब आप मुझे पूछोगे कि घुमाना कौन सी एक्सिस के अबाउट है, कौन सी अक्ष के अबाउट इसको घुमा रहे हैं। ये छड़ है, अगर इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो मैं बता दूंगा ml²/3। अगर इस छड़ को इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो मैं बता दूंगा ml²/12। तो एक एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी कि सर क्या हुआ? सीधी सी बात है, मैं जड़त्व आघूर्ण का मान तो बता दूंगा, जो भी आएगा 10 kg मीटर स्क्वायर, 15 kg मीटर स्क्वायर, लेकिन उसके साथ मैं ये बताऊंगा कि ये कौन सी अक्ष के अबाउट है, कौन सी एक्सिस के अबाउट है। तो इसके उदाहरण कौन से हो गए भाई? तो सर इसके उदाहरण हो गए विद्युत धारा, चलिए ठीक है, ओके, और जड़त्व आघूर्ण, ठीक है,
स्ट्रेस वगैरह को भी इसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं कि भी स्ट्रेस है, प्रतिबल वगैरह है, वो भी इसमें आ जाते हैं। ओके, तो भाई एक बार फिर से चारों चार्ट्स को ध्यान से समझना और जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करना कि भाई क्या होता है। अपने पास भौतिक राशि है, मोटा मोटी हम दो प्रकार की भौतिक राशि पढ़ते हैं, सदिश और अदिश। नाम से क्लियर है, अदिश में दिशा नहीं होगी, सदिश में दिशा होगी। तो भाई क्लियर सी बात है, अदिश परिमाण दे दिया, अदिश जो है वो परिमाण, उसके अंदर केवल क्या होगा, परिमाण, दिशा नहीं होगी। परिमाण में क्या होगा, आंकिक मान व इकाई। आंकिक मान व इकाई, जैसे उदाहरण द्रव्यमान 4 केजी, तो आंकिक मान है और इकाई क्या है, केजी। अदिश का ही एक भाग मान सकते हैं हम लोग रेशनल, ठीक है ना। अदिश का ही एक भाग क्या मान रहे हैं, रेशनल। तो भैया अदिश का ही एक भाग मान लिया रेशनल अनुपातिक, तो उसमें केवल और केवल क्या होता है, आंकिक मान। ये इकाई हट जाती है, दिशा तो पहले ही नहीं थी, दिशा तो पहले ही नहीं थी, अब इकाई हट जाती है, ये मान लीजिए। तो केवल और केवल उसके पास क्या रहता है, आंकिक मान। आंकिक मान कैसे सर, ये आता है दो समान भौतिक राशियों के अनुपात के रूप में। दो समान भौतिक राशि है, उनके अनुपात के रूप में बताना है। तो चलिए, दो समान भौतिक राशि है सर, उनका अनुपात क्या है, तो भाई ऊपर भी प्रकाश का वेग, नीचे भी प्रकाश का वेग, तो आपका क्या आ जाता है, म्यू। अरे निकाला है ना भाई, 10वीं में भी निकाला है, 12वीं में भी निकाला है, अपवर्तनांक तो पढ़ा ही है। क्या होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में बटा प्रकाश का वेग माध्यम में। अच्छा, सापेक्ष घनत्व क्या होता है सर, सापेक्ष घनत्व होता है घनत्व है किसी सॉलिड का घनत्व है बटा में पानी का घनत्व है, तो घनत्व है बटा घनत्व ही ना। तो जो इकाई है वो तो कट हो जाएगी, क्या बच जाएगी, आंकिक मान बच जाएगा। क्या बच जाएगा, आंकिक मान बच जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों, जब ऑप्शन में ये रेशनल प्रदिश ये ऑप्शन में नहीं हो, यानी कोई ये नहीं चाहता हो कि आप ज्यादा गहराई तक जाए, आप सरफेस पे आंसर दें, तो हमारे पास दो ही होती है, अदिश और वेक्टर। और इन सबको क्या रखना है, अदिश में ही रखना है। इन दोनों को किस में रखना है, अदिश में ही रखना है। ज्यादा गहराई से जाएं तब हम बात कर सकते हैं, वरना ये जो दोनों है, आपको कोई बोल दे कि जड़त्वागुण और विद्युत धारा, जड़त्वागुण और विद्युत धारा कौन सी राशि है, और ऑप्शन में दो ही है, सदिश और अदिश, सदिश और अदिश, तब हम क्या बोलेंगे कि अदिश ही है सर। क्या है, अदिश ही है। ये तो ज्यादा क्वालिटी में जाएं तब हम इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं, वरना हम दो ही रखते हैं, अदिश और सदिश। तो सदिश क्या है, सदिश में सर परिमाण होगा, ओके, दिशा होगी, ओके, और सर सदिश के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सदिश के कौन से नियम भाई, योग के नियम। कौन से नियम, योग के नियम। जैसे संवेग है 2 kg/मीटर, वेग है, संवेग है, बल है, ये क्या करते हैं बच्चों, सदिश के नियमों का भी पालना करते हैं, सदिश के नियमों को भी पालना करते हैं। तो सर विद्युत धारा के पास दिशा है, बिल्कुल विद्युत धारा के पास दिशा है, लेकिन ये सदिश नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये सदिश के नियमों की पालन नहीं करती। कहां पढ़ा, यहां पढ़ा था। जैसे ये 3 एंपियर और 4 एंपियर सीधा कितना हो जाता है, 7 एंपियर। जबकि यहां कोई सदिश राशि होती, यहां पर कोई सदिश राशि होती तो 3 और 4 बच्चों 7 नहीं होता। क्या होता, वो डिपेंड करता कि उनके बीच में कौन कितना है, उनके बीच में कौन कितना है। तो भैया बात क्लियर है, भौतिक राशि की बात क्लियर हो गई आपके दिमाग में। क्या है, अदिश और सदिश दो ही पढ़नी है मुख्यतः। लेकिन बच्चों अगर आपको कोई बोले कि नहीं हमें पूरा डिटेल में जाना है, तो टेंसर और रेशनल दो भी दे देना, है ना। और हमें क्या करना है बच्चों, ये नहीं मानना है, वो बच्चों वाली बात नहीं है, वो बचपन में पढ़ते थे कि सदिश क्या है, कि जिसके साथ दिशा भी है। हम लोग एक बात और जोड़ेंगे कि दिशा के साथ साथ ये क्या करे, नियमों का पालन करे। केवल दिशा होना सदिश नहीं होता है, सदिश एक फिक्स रूल है, और उन रूल को जो फॉलो करता है, उन नियमों की जो पालना करता है, वही क्या है बच्चों, सदिश है। वही क्या है, आपका सदिश है। क्लियर है। तो अगर हमें कोई पूछे कि विद्युत धारा क्या है, जड़त्वागुण क्या है, तो अगर सही से पूछे तो आंसर होगा टेंसर। लेकिन अगर वो टेंसर नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या कर देंगे, अदिश कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अदिश के अंदर ही रखा गया है, इन दोनों को अदिश के अंदर ही रखा गया है। ओके, मैंने बोला नहीं भैया ऐसा कि अदिश को निर्वात को यह माना गया है। ओके, क्लियर है भाई। तो टेंसर क्या है, टेंसर एक ऐसी है जिसको परिमाण के साथ साथ एक अन्य जानकारी की भी जरूरत है, परिणाम के साथ साथ एक अन्य जानकारी की भी जरूरत होती है। जैसे सर ये आपके पास पेन है, इसका जड़त्वागुण बताओ, तो आप क्या बोलोगे,
कैसे बताऊं सर? पूछो तो सही, किसके अबाउट पूछा है? अगर इसके अबाउट है तो ml²/3, इसके अबाउट है तो ml²/12, और इसके अबाउट है, ठीक है ना, इसके अबाउट है तो क्या बोलेंगे? इसके अबाउट है तो क्या होगा सर? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें ये बातें थोड़ी सी सोचनी है, अच्छे से समझनी है। ओके, चलिए, हां, अब आ जाओ, आप लोग सदिश पढ़ना है अपने को। क्या करना है? सदिश पढ़ना है। तो सदिश भौतिक राशियां क्या क्या है? ध्यान से बच्चों, कौन कौन सी राशियां सदिश है उनके बारे में बात हो गई अपनी। अब सदिश कैसे काम में आते हैं ये सुनिए। हमने ये पता चला लिया कि सर सदिश जो है वो क्या है, कि सदिश जो है वो एक ऐसी राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। सदिश कोई भी भौतिक राशि है, ये एक भौतिक राशि है ए, इसके ऊपर ये साइन लगा लेंगे और इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ए सदिश। कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? ए सदिश। कैसे पढ़ा जाएगा? ए सदिश। सुनिएगा, क्या बोलेंगे? ए सदिश। ओके, और इसमें इस ए सदिश को जब हम पढ़ते हैं बच्चों कि ये ए सदिश है, इसको हम पढ़ते हैं तो ए के पास दो चीजें होती है, सुन लेना ध्यान से। एक क्या होता है? परिमाण। तो परिमाण को तो हम ऐसे लिखेंगे, और एक होती है आपकी इकाई से दिशा। क्या होती है? दिशा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पर ये ए सदिश है, ए के ऊपर है, तो इसके पास दो चीजें मैंने पढ़ा, एक तो होगा परिमाण और एक आपकी क्या होगी? दिशा होगी। कैसे? सुनिएगा। जैसे मैंने उदाहरण के तरीके से आपको बोला कि सर मेरे पास वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये इसका परिमाण है। किसकी तरफ? नॉर्थ दिशा में। कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है? ये एक वेक्टर है, वी वेक्टर है। ओके, और इस वेक्टर में ये क्या है सर? ये है 4 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? 4 मीटर प्रति सेकंड। ये मान है, मान मतलब परिमाण, केवल मान, केवल मान 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये मान है। कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। तो एक वेक्टर को कभी बताना हो पूरा, तो पूरा बताने का मतलब उसका मान बताओ और साथ में बच्चों क्या बताओ? दिशा बताओ। तो इसको बोलते हैं, जो ये ए वेक्टर के ऊपर ऐसे अपन दोनों तरफ डंडा खींच देते हैं, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं बच्चों? परिमाण। क्या बोला जाता है? परिमाण। अच्छा, और ए के ऊपर हम लोग ऐसे टोपी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टोपी। इसको बोला जाता है ए कैप। क्या बोला जाता है? ए कैप। और इसको बोला क्या जाता है? एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। और इसका काम क्या होता है? एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का इसका काम क्या होता है? दिशा बताना। क्या काम होता है? दिशा बताना। अच्छा सर, ये यूनिट वेक्टर क्यों है? सर ये यूनिट वेक्टर क्यों है? क्यों है ये यूनिट वेक्टर? सुनिएगा। तो एक वेक्टर है, उसके पास दो चीजें, ठीक है। एक का नाम है मान बताना, ठीक है, और दूसरे का काम है केवल दिशा बताना, और ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने बोला कि इसका मान 5 है, ठीक है, तो मान तो इसने बता दिया 5, मान तो इसने बता दिया 5, इसको केवल क्या करना है? दिशा बताना है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो मैं बोलूं कि उसका मान क्या होगा? तो दिशा बता रहा है वो, तो केवल दिशा ही बता रहा है, लेकिन आपस में गुणा करोगे तो इसका मान तो एक ही होगा ना, तभी तो इसको गुणा करने पर 5 का 5 या फर्क नहीं पड़े। कल को अगर ये एकांक सदिश नहीं होके एक ऐसा सदिश होता जिसमें इसका भी कोई मान होता 2, तो 5 को 2 से गुणा करते ये तो क्या बन जाता? 10 बन जाता। 5 को 2 से गुणा करते ये तो क्या बन जाता? 10 बन जाता। तो फिर ये एकांक सदिश नहीं रहता। बात को समझिएगा, मैं बोल रहा हूं कि आपने बोला मेरा घर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मेरा घर यहां से 5 मीटर की दूरी पर है, ये आपने जानकारी दे दी, 5 मीटर की दूरी पर है। ओके, मेरा घर यहां से 5 मीटर की दूरी पर है, ये जानकारी आपने दे दी। सामने वाले ने पूछा कौन सी तरफ, तो आप क्या बोल दोगे? सर उत्तर की ओर। लेट्स सपोज ये इधर उत्तर ले लिया या इधर पूर्व ले लिया, तो आपने बोल दिया सर पूर्व की ओर। तो जब आप ये बताओगे, ध्यान से सुनना, कि जब आप ये बताओगे कि सर 5 मीटर की दूरी पर है पूर्व की ओर, तो आपने जब पूर्व की ओर दिशा बताई, क्या उसका मान बढ़ा? लंबाई बढ़ गई क्या? 5 मीटर की बजाय 10 मीटर हो गई क्या? 15 मीटर हो गई क्या? नहीं हुई, दूरी तो उतनी ही है। आपने जानकारी एक्स्ट्रा दे दी। जानकारी में आपने क्या बोला कि सर पूर्व की ओर ये दिशा बता रहा है। लेकिन हम वेक्टर को जब लिखते हैं बच्चों, तो ये ए वेक्टर, ये लिखने का तरीका है, इसके ऊपर वेक्टर होता है। ओके, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? ए कैप है। चलिए ठीक है, तो कैप ये लिखने का तरीका है, कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इसका काम केवल क्या है? दिशा बताना है। इसका मान अगर कोई पूछे कि भाई इसका मान क्या है, तो आप क्या लोगे? 1।
एक क्यों? क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है और इसका मान तो कुछ आ गया 5 मीटर, जैसे आपके ऊपर वाले एग्जाम्पल में। अब 5 मीटर को मैं किसी दिशा से गुणा कर रहा हूं, तो 5 मीटर पूर्व की ओर, 5 मीटर पूर्व की ओर, यह आंसर आपका पूरा हो गया। लेकिन इसके अंदर बच्चों हमें यह नहीं बोलना है कि इसका, अगर कोई बोले कि नहीं इसका मान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1 है। इसका मान क्या है? 1 है। ताकि इसको गुणा किया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 ही आया, लंबाई नहीं बढ़ी। आपने दिशा बताया तो जानकारी एक्स्ट्रा बढ़ी, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी। आपका घर 5 मीटर पे था, वो 5 मीटर पे ही है। आपने जैसे बोला पूर्व की ओर, यानी आप इधर चल दोगे पूर्व की ओर, लेकिन लंबाई फिक्स है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। कि इसका मान सर 1 ही है और ये दोनों आपस में किस में है बच्चों? गुणा में है। ये दोनों आपस में क्या है? गुणा में है। अब इनका मान वगैरह कैसे पता करना है वो बता देंगे। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है, पता नहीं कौन है, बार बार लिख रहा है सर एरिया एरिया, व्हाट अबाउट एरिया, वेट अबाउट। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस से लग रहा है आपको पता ही है, ठीक है ना, कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, टेंस से मतलब कहां है वो बता दिया जाएगा। और बच्चों इस पर ध्यान दो, जो टॉपिक चल रहा है ना उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करो। डाउट नहीं है आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? आप नई चीजें सीखना नहीं चाहते। जैसे कल वाले में मैं देखूं, वहां पे 3-4 बच्चे ऐसे थे, उनको दिमाग में बिठाना ही नहीं थी ये बात। कई बार अपने दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये वाली चीज तो अपने को बिठानी नहीं, क्योंकि हम सब सर्वज्ञान है। आपको मैं बता दूं, मैं ना ये, खैर मैंने अपना इंट्रोडक्शन कभी दिया ही नहीं है, मैं खुद 12th के साथ सिलेक्टेड हूँ, ठीक है ना, और मैं जेई एडवांस के बैच बहुत टाइम से लगातार से जेई एडवांस वालों को पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 58 दी है, ठीक है ना। नीट को मैंने पढ़ाया है, जब मैं आकाश में था वहां पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 निकाली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पता है प्रॉब्लम कहां आ रही है? और ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट के बच्चे इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं यार, जिनको ये कुछ सीखना ही नहीं है नया। कुछ 10-1 बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं सीखना है, मतलब आए सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सर ये तो ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। अरे सुनो भाई, और अभी तो मैंने काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि काइनेमेटिक्स में आपको इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें, और मैं बताऊंगा कि ये देखो यहां से क्वेश्चन बनाए नीट में, और वहां से नीट से क्वेश्चन बनाए, जेई मेन में क्वेश्चन बनाए, इवन दैट जेई एडवांस में क्वेश्चन बताए, ठीक है ना। तो जेई एडवांस में क्वेश्चन बन जाते हैं छोटी छोटी थ्योरी वाली बातों से। तो सुनते रहो, जुड़े रहो बातों को, कुछ है नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैंने पढ़ लिया और ये वाला चैप्टर मुझे आता है, तो ऐसे पढ़कर अगर सारे चैप्टर पढ़ो, हम लोग आपको दे देते हैं सारे चैप्टर, आप पढ़ दोगे, एग्जाम क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर से जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है ना, वही तो इंपॉर्टेंट है यार। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर से जो उसके अंदर क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही है कि बेटा प्लीज कमेंट सेक्शन को छोड़ो, ये आपकी असिस्टेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए है। ये इसलिए नहीं बना है कि आप लोग हर जगह ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्यों करना भाई। अब एक ही कमेंट को एक बच्चे ने 50 बार किया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सर व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर। आई एम डैम श्योर कि उसको पता है एरिया वेक्टर एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। मुझसे पूछ रहा, मैं बता दिया वेक्टर क्वांटिटी। क्या फायदा हुआ? तब से आपने पढ़ाई पे तो ध्यान दिया ही नहीं। 50 बार कमेंट किया, मोबाइल आपका वर्टिकल मोड पे था, हॉरिजॉन्टल पे नहीं था, स्क्रीन आपको क्लियर दिख नहीं रही थी। तो क्यों करना? हम लोग पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे, पूरा मोबाइल ऐसे रखेंगे। कमेंट हमें केवल उस टाइम पे करना है जब बहुत ही एक्सट्रीम चीजें हो गई। अब सर कई बार आप बहुत स्लो हो जाते हो, जरूरी है बच्चा स्लो होना। आपको ये चीजें आती है डेफिनेटली, काफी सारे लोगों को मैं बात करूं तो 50% लोगों को आती है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो 50% को नहीं आती, आप ये बताओ, आपकी क्लास में 1500 से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। अगर उनको नहीं आती तो हमें क्या करना है? उनको सिखा के चलेंगे। और बेसिक अगर उनका वीक रह गया और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं आगे जाके रोटेशन पढ़ा रहा हूं और तब बोलूं कि यार ये चीज तो आपको आनी चाहिए, तो ये मेरी गलती है। तो हमें क्या करना है? जीरो से एकदम टॉप लेवल तक जाना है, ठीक है ना। जस्ट वॉन्ट योर कोऑपरेशन और कामनेस। अगर आप उससे चलते रहे, कहीं पर 1% किसी दिन आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसमें यह रहेगा कि भाई हमारे पास जो है वो दिमाग हम लोगों ने फंसा रखा है यहां पे, हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, उस बात को मानना ही नहीं चाहते। तो वो आपकी मर्जी है ना, गलत कभी नहीं होगा, ये ठीक है। कुछ नई चीजें होंगी वो बताई जाएगी, लेकिन हो सकता है या तो आपने पहले कुछ उस तरीके से सीखी। और ये अपने इंडियंस की बड़ी प्रॉब्लम है ना। हमारे भारत में क्या होता है कि जैसे मेरे को क्या करना है, इस बच्चे बी को पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको इजी करके चीजें समझानी है, भले ही मैं गलत बता दूं, ठीक है ना। मैं गलत बता दूं लेकिन मुझे समझाना है इसको, कि इसके समझ में आ जाना चाहिए। और यही है भारत, इंडियन बुक्स में भी बहुत सारे में ऐसा लिखा है। इवन दैट मैं बोल रहा हूं आपको, मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले बार पढ़ाऊंगा और मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट का 99% बुक्स में गलत फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट का 99% में गलत डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो अपन पढ़ते ही नहीं है कभी। अच्छे वाली चीजें जो है वो क्या है हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों जुड़े रहो, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है बताने का, है ना। मैं न्यूमेरिकल पे जब जाता हूं ना, तब तक उससे पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाता हूं। न्यूमेरिकल कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर ने फॉर्मूला बताया एमजीएच का,
मैं बोलूं चलो m की वैल्यू ये है, g की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। आपने गुणा कर दिया, खुश हो गए, अरे यार 800 सर मेरे को फिजिक्स आ गया। किया क्या है आपने, क्या किया है? mgh का मैंने फॉर्मूला बताया, उसमें वैल्यू ही तो पुट कर रहे हो। तो न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल से खुश होते हैं मेडिकल वाले कि हाँ mgh की वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर सही आ रहा है, मुझे सब कुछ आने लगा। रुको यार, चीजें को समझो, कहां से आई, क्या हुआ। न्यूमेरिकल तो आप वैसे ही कर लोगे, गुणा भाग जो है वो तो आपको आता ही आता है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आराम से बैठे रहें और ध्यान से सुने, और एक जो है ना वो बात को सुनना। अगर मैं किसी कमेंट इग्नोर कर रहा हूं, दैट मीन्स कि वो नेसेसरी नहीं है, वो कमेंट में आप खुद गलती कर रहे हो, कुछ पूछ ऐसा रहे हो जो आप खुद गलत करके लिख रहे हो। जैसे एक बच्चा लिख रहा था सर U इज इक्वल टू mgh बताया आपने कल, तो सर H और L की, इन दोनों की विमा तो बराबर है। भाई मेरे से 50 बार पूछा है आपने ये बात, उससे पहले खुद देख लेते मैंने G को क्या लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण लिखा है। ये त्वरण है, ये H है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं यार, त्वरण और H दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कैसे बराबर हो जाएगी ये चीजें। लेकिन नहीं सर, हमें तो करना ही करना है, करना ही करना है, हमें तो बेवकूफी करनी है, पूछेंगे हम थोड़ी देख लेंगे वापस जाके कि सर ने जी क्या लिखाया है। मुझे लग रहा है जी लंबाई है, तो जी और लंबाई दोनों एक है। सर जी और एच में दोनों में लंबाई तो सेम है। चलिए, अरे लंबाई सेम है, उसके साथ टाइम भी तो आ रहा है ना उसका, और डेराइव किया है अपन। चीजों को सुनना एक बार। कल जो मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ना, उनको काम होके एकदम अच्छे से सुनना, कॉपी पेन पर लिखने की कोशिश करना, तब आपको वो बातें समझ में आएगी, ठीक है। और कभी नहीं समझ में आई तो कभी दोबारा मौका मिलेगा उसको डिस्कशन करने का, तो करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप उसको डाउट की फॉर्म में मत रखो, ये बात हो कि बात वो सही है और कैसे है उसका सॉल्यूशन खुद खोजने की कोशिश करो। जो ये सॉल्यूशन खुद खोज के लाएगा ना, वहां पे इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी डेवलप होगी, तो वो करना है। अब आगे आ जाओ बच्चों, पढ़ना है, पुराने कमेंट सारे खत्म करो, जो भी है डाउट्स खुद को सोल्व करने हैं वो वाले। और उन दोनों क्वेश्चन में फिर भी रहता है तो मैं एक दिन, मैं नहीं बता रहा कौन से दिन, किसी दिन अपन डाउट के लिए बैठेंगे, और डेफिनेटली हर एक दिन अपन ऐसे डाउट के लिए बैठेंगे, परिचर्चा करेंगे, उस दिन मैं आपको फिर से वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तब तक का टाइम है कि खुद आंसर निकालो, ठीक है ना। तो चलिए, आपसे मैं अच्छे से आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि अब सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर में हमारे पास क्या है कि जो वेक्टर है वो है ए और ए कैप। मैग्नीट्यूड ऐसे मोड लगा दिया तो इसका मतलब हमें केवल मान बताना है, और मान पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा ना, मान पॉजिटिव में होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब है केवल क्या बताना है, दिशा बताना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, केवल दिशा बताना है। अब वेक्टर को हम लोग अगर पढ़ें बच्चों ध्यान से, तो क्या होता है कि जैसे किसी ने यह बोला ये ए वेक्टर है, तो इसमें मैंने 2 चीजें बताई आपको, एक उसकी परिमाण और एक उसकी दिशा। तो दिशा जो है, डायरेक्शन जो है बच्चों, वो कहां से कहां तक होगी सर, टेल टू हेड। टेल यानी पूंछ से सर की ओर, डायग्राम में ही दिख रहा है सर, इसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं। टेल टू हेड, पूंछ से सर की ओर इसकी दिशा होगी। अच्छा, परिमाण क्या होगा सर, तो जो वेक्टर है बच्चों उसकी जो लंबाई है, ये वाली, ये जो लंबाई है उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, परिमाण के बराबर कर सकते हैं। वेक्टर जो है उसकी लंबाई है, उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, परिमाण के बराबर कर सकते हैं। चलिए भाई बच्चों, तो अगर मैं बात करूं आपसे कुछ चीजों को कि एक वेक्टर है, सुनना क्वेश्चन, एक वेक्टर है, उसी लंबाई का और उसी दिशा का दूसरा वेक्टर है, तो क्या बराबर होंगे क्या, बिल्कुल सर। एक वेक्टर में 2 ही तो चीजें सिखाई आपने, या तो उसके पास लंबाई होगी और लंबाई के साथ उसकी क्या होगी, दिशा। तो ये एक ए वेक्टर है, उसी लंबाई का और उतनी ही दिशा का एक दूसरा वेक्टर, लंबाई भी बराबर और उसी दिशा में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर ही बोलेंगे। ऐसे ही एक ए वेक्टर ऐसा है, उतनी ही लंबाई का और उसी दिशा का है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। ऊपर जाए, इधर भेज दिया, उसी उतनी ही लंबाई का और उसी दिशा का जो है उसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोल दिया। और इसको एक नियम बना देते हैं, लोग किताब में लिख देते हैं कि ए वेक्टर कैन बी प्लेस्ड पैरेलली। एक सदिश को, क्या नियम बन गया, एक सदिश को समांतर विस्थापित कर सकते हैं, समांतर विस्थापित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, गलत क्या है इसमें, कर सकते हैं, कहां गलत है। सीधी सी बात आई, क्या आया बच्चों अपने पास कि अगर सर हमें नहीं पता ये नियम नायम क्या है, हम तो एक ही जानते हैं कि एक वेक्टर के पास 2 चीजें होती है, परिमाण और दिशा। अगर कोई दूसरा वेक्टर है उसके पास वही परिमाण और वही दिशा है, तो वो एक दूसरे के समांतर बिल्कुल जा सकते हैं। तो भाई ये वाला जो है वो क्या हो गया सर, ये ए वेक्टर,
ये ए वेक्टर, उतनी ही दिशा का और उतने ही लंबाई का, उसी दिशा का और उतनी लंबाई का कोई दूसरा भी दिखेगा तो सर वो भी मेरा क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्या है ये, बराबर है। ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। पैरेलल वेक्टर मत बोलना, ये क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है ना। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ये एक नियम बन गया अपना कि क्या, हमें पता है वेक्टर क्या होता है सर, उसके पास लंबाई और दिशा बराबर होनी चाहिए। तो उतनी ही लंबाई का और उसी दिशा का कोई दूसरा मिलेगा तो डेफिनेटली वो ए वेक्टर ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, अगर लंबाई यही रहे और दिशा को जस्ट विपरीत कर दूं, लंबाई इतनी ही रहे और दिशा को मैं विपरीत कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, लंबाई तो वही है और दिशा बदली गई है, इसका मतलब ये मेरा माइनस ए वेक्टर है। क्या है, माइनस ए वेक्टर है। पहले उत्तर की ओर जा रहा था तो अब दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दिशा बदल दी गई सर, और कुछ नहीं बदला। तो ये ए वेक्टर था तो अब नेगेटिव में, पहले 5 मीटर पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, अब -5 मीटर जा रहा है, बस इतनी सी बात है, बाकी लंबाई वही रही है। चलिए ओके, ये बात नंबर 2 हो गई। बात नंबर 3, अगर ये एक ए वेक्टर है, आपको कोई बोले कि यार मुझे 3a वेक्टर बना के बताओ, ये एक a वेक्टर है और आपको कोई बोले कि मुझे 3a वेक्टर बना के बताओ, 3a, 3 लंबाई का, तो 3a का मतलब क्या है कि पहले कोई जा रहा था 5 मीटर, कौन सी तरफ, नॉर्थ की ओर। ओके, सुनिएगा बात को। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, तो ये 3 × 5 यानी 15 मीटर हो जाएगा, लेकिन ये तो सेम ही रहेगा, नॉर्थ की ओर ही रहेगा। बिल्कुल सर, तो परिमाण बदल जाएगा, परिमाण बदल जाएगा लेकिन दिशा सेम रहेगी। तो ये अगर आपका ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a वेक्टर। 3a वेक्टर कब होगा, जब इसकी लंबाई मान लो x है और x को, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3x। तो सुनिएगा बच्चों ध्यान से कि भाई बात अपने पास क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अगर ए वेक्टर है तो ये क्या होगा, 3a वेक्टर, 4a वेक्टर। कब, जब किसी को, जब इसमें हम गुणा करते हैं किसको, कि सर 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर और 15 मीटर, दो चीजें हैं, 5 मीटर और 15 मीटर। तो 5 मीटर और 15 मीटर दोनों है तो नॉर्थ में ही, ठीक है। तो सर दिशा नहीं बदली, बस लंबाई बदल गई। पहले मुझे 5 मीटर चलना पड़ रहा था, अब 15 मीटर चलना पड़ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इसी का एक और, कि अगर ये ए वेक्टर है, आपको कोई बोले कि मुझे आधा वेक्टर, आधा ए वेक्टर बनाओ, तो लंबाई कम हो जाएगी, हाफ ए वेक्टर हो जाएगा, बस दिशा वही रही, लंबाई कम हो गई। उसी तरीके से बच्चों 4 नंबर की मैं बात करूं कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और मुझे कोई बोले इसको -2 से गुणा करो, तो जैसे ही मैं -2 से गुणा करूंगा, तो मेरी बात को जरा गौर से करना, माइनस लगाते ही दिशा उल्टी हो गई और 2 से गुणा करते ही लंबाई बदल गई। तो इसको -2 से गुणा करना है तो ये विपरीत दिशा में डबल लंबाई का जो होगा वो -2a वेक्टर हो जाएगा। विपरीत दिशा में डबल लंबाई का जो होगा वो -2a वेक्टर हो जाएगा। तो एक बार फिर से ये चारों नियमों के बारे में बात करते हैं। तो पहला, एक वेक्टर है a, उसकी दिशा और लंबाई नियत रखें और वैसा ही एक और वेक्टर कहीं बनाएं उसी दिशा का और उसी लंबाई का, तो वो ए वेक्टर ही होता है और कोई नहीं होता, और उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अच्छा, दूसरा नियम यह है कि एक वेक्टर है ए, उसकी लंबाई तो उतनी ही रखें, दिशा विपरीत कर दें, दिशा विपरीत कर दें तो वो क्या हो जाता है आपका -a वेक्टर। क्या हो जाता है, -a वेक्टर। ओके, ये एक वेक्टर है ए और उसको 3 से गुणा किया, किससे, 3 से, दिशा नहीं बदली, सिर्फ 3 से गुणा कर दिया कि 5 की बजाय से 15 चले जाओ, तो दिशा तो वही है, लंबाई बढ़ा दी, कितने गुणा, 3। अगर n से गुणा करता तो क्या हो जाता, n गुणा हो जाता। ठीक है सर। अच्छा, ये एक ए वेक्टर है, उसको आधे से गुणा कर दिया, तो दिशा थोड़ी बदली है, दिशा तो नहीं बदली है, बस आधे से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। आधे से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई हाफ हो जाएगी, दिशा वही रह जाएगी। उसके बाद में बच्चों ये ए वेक्टर है, इसको मैंने -2 से गुणा किया, किससे, -2a वेक्टर से, तो ये विपरीत दिशा में चला जाएगा, लंबाई भी बदल गई और दिशा भी बदल गई है। तो ये कुछ नियम है, नियम तो क्या है, बेसिक जानकारी है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब आप लोगों को समझना है, आज के बाद में हम x y z को ऐसा लिखेंगे कि ये x, ये y, ये -x और ये -y। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखने के लिए, इसकी दिशा देने के लिए हम x साइड में जो जा रहा है उसकी दिशा हम लिखेंगे i कैप से, y वाले को लिखेंगे j कैप से। ये आपका क्या हो जाएगा, -i कैप और ये क्या हो जाएगा, -j कैप।
अच्छा, एक्स वाई होता है, उसी तरीके से जेड भी होता है, बिल्कुल जेड एक्स होता है। तो जेड एक्स को आज के बाद में पॉजिटिव जो जेड एक्स है बच्चों, पॉजिटिव वाला जो जेड एक्स है उसको तो हम पढ़ेंगे के कैप से, और नेगेटिव वाला जेड एक्स जो है उसको क्या लिख देंगे, माइनस के कैप से। किससे लिख देंगे, माइनस के कैप से। नेगेटिव वाला जो जेड एक्स है उसको क्या लिख देंगे, माइनस के कैप से। क्या लिख देंगे, माइनस के कैप से। ये लिखने का तरीका है, ठीक है ना। आप अब ऐसे बोल बोल के ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूं, या तो सीधा दिशा बोल देंगे, ये नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोल दो, या तो ऐसा बोला जाता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या फिर आपको अब नए से नोटेशन, जैसे एक्स वाई जेड होते थे, लिखने का तरीका ये, जैसे एक्स वाई जेड होते थे, वेक्टर में एक्स वाई जेड की जगह हम क्या काम में ले लेंगे, आई जे के, टोपी लगा के, ताकि आपको पता चले जिसने टोपी लगा रखी है, कैप लगा रखा है, उसका काम दिशा देने का है, उसका काम जो है वो दिशा देने का है, उसका काम ये नहीं है कि वो क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 ही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, ओके। तो जैसे मैंने बोला, आप लोग एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे ये बताइए कि ये एक्स वाई है, बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि ये एक ऐसा वेक्टर है, ये यहां से लेकर यहां तक है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, और ये एक ए वेक्टर है, तो लिखकर बताओ ये कितना है। इसकी लंबाई है 5 मीटर और इसको लिखकर बताओ कि ये क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, देखिए समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है सर, ये 5 मीटर है, इसकी दिशा है इस तरफ, कौन सी तरफ, एक्स की तरफ। तो ए वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और दिशा, मैग्नीट्यूड और दिशा। तो मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया बच्चों, 5 मीटर, मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया, 5 मीटर, ओके। और दिशा कितनी है सर, पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो आई कैप लिख दो, 5 मीटर और पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो आई कैप लिख दो। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसे लिख लिया, ये एक्स और ये वाई, अगर ये ऐसे है नीचे की ओर, इसका मैग्नीट्यूड, ये कोई ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मैंने दे रखा है 5 न्यूटन, कोई फोर्स लग रहा है, कितने का, 5 न्यूटन का। बिल्कुल बच्चे आंसर कर रहे हैं, 5 न्यूटन। तो इसका क्या आंसर आएगा भाई, ये एक फोर्स लग रहा है ऐसे नीचे की ओर 5 न्यूटन का, तो क्या आंसर करोगे, पहले तो सर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा और फिर दिशा लिखूंगा। तो बताइए क्या आंसर करोगे, एक मैग्नीट्यूड लिखूंगा और एक दिशा लिखूंगा, ठीक है ना। तो एक मैग्नीट्यूड लिखना है और एक क्या लिखना है, दिशा लिखनी है। तो भाई क्या मैग्नीट्यूड है सर, मैग्नीट्यूड जो है वो सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड जो है वो सीधी सी बात है, मेरा क्या है, तो सर ये यहां से यहां तक का ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो सर 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, ओके। और दिशा क्या है सर, दिशा है माइनस जे कैप, कितना है, माइनस जे कैप, दिशा है क्या, माइनस जे कैप, 5 न्यूटन कौन सी तरफ बच्चों, माइनस जे कैप में, यही दिया है, बिल्कुल सबने आंसर दिया है 5 न्यूटन माइनस जे कैप। अब एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, आई जे के, और नीचे की ओर है तो माइनस जे कैप, 5 न्यूटन, हाँ पूरा बोलना है इकाई के साथ, 5 न्यूटन ये तो है परिमाण, और दिशा जो आ रहा है माइनस जे कैप, ये दिशा है, तो 5 न्यूटन। हाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5 माइनस जे कैप न्यूटन, ठीक है ना, 5 माइनस जे कैप न्यूटन, ओके बच्चों। तो ये एक्स दिशा में होगा तो ऐसा कर दिया, वाई दिशा में होगा तो ऐसा कर देंगे, जेड दिशा में होगा तो के कैप दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के बीच में है तो कैसे करेंगे, किसी के बीच में है तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं स्टेटमेंट पूरे लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, एक सदिश को समांतर विस्थापित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा करने से ये सारे के सारे जो वेक्टर बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल सदिश बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इक्वल। अगर इसमें बात करूं मैं कि ये क्या है, ये ए वेक्टर था और ये माइनस ए वेक्टर था, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, एक सदिश, आप खुद लिख लेना अपनी भाषा में, जो भी चीजें हैं वो अपनी भाषा में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक सदिश को -1 से गुणा करने पर उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, उसकी दिशा विपरीत हो जाती है, बात क्लियर है, उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो पिछले में मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर था, मैंने -1 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, -a वेक्टर, विपरीत दिशा में आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या किया कि एक सदिश को, यहां से मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने अंकिक मान से गुणा किया, वो भी धनात्मक अंकिक मान से। तो एक सदिश को किसी धनात्मक अंक से गुणा करने पर, धनात्मक
अंक से गुणा करने पर उसका परिमाण बदलता है, परंतु दिशा वही रहती है। ठीक है, परिमाण बदलता है परंतु दिशा वही रहती है। तो ये a था, उसको 3 से गुणा किया तो दिशा तो वही की वही रही, लंबाई कितना हो गया, 3x हो गया। अच्छा, यहां पर ये एक सदिश था, उसको आधे से गुणा किया तो लंबाई आधी हो गई, दिशा वही। अच्छा, इसमें -2 से, तो धनात्मक की जगह अगर यहां पे मैं लिख दूं क्या, ऋणात्मक से गुणा करने पर। अगर ऋणात्मक से गुणा करना है तो वो मैंने पहले ही लिख दिया, नेगेटिव से गुणा करते ही उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। नेगेटिव से गुणा करते ही उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो चलिए भाई बच्चों, ये वाली बातें क्लियर होगी। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि सर आई जे के कैप के अलोंग हो, तो हम ऐसा लिख देते हैं, ये आई में था, ये जे में था, कोई के में हुआ तो के में हो जाएगा। अब अगर कोई बीच में हो, ऐसे एक्स और वाई के बीच में हो बच्चों, अगर कोई वेक्टर ऐसा आ गया, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं हम सदिश के घटक। सुनते रहना बात को, सदिश के घटक। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि कोई वेक्टर ऐसे बीच में हो, ये x है, ये y है, और कोई वेक्टर इनके बीच में ऐसे आया, ऐसे, ये a वेक्टर है जो यहां से कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। कोई वेक्टर ऐसे आया जो यहां से कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। सिर्फ ये बात कर रहा हूं मैं एक्स वाई तल की, कि ये एक a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो a दे रखा है, यानी लंबाई a है, कुछ 2 मीटर, 4 मीटर, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ ऐसा, और ये x दिशा में भी है और y दिशा में भी है। अब इसका मान कैसे देंगे, ये तो x में भी है और y में भी है। सर बिल्कुल सही बात है, ये x में भी है और y में भी है, तो मुझे ये बताओ कि ये मान लो इसका 0,0 है, ये वाला जो घटक है इसका मान लो निर्देशांक अगर मेरे को देना हो, तो ये यहां से यहां तक की लंबाई को मैं ax लिख दूं और यहां से यहां तक की लंबाई को मैं ay लिख दूं, तो इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ax, ay। क्या आ गया, ax, ay। ध्यान से सुनना, ax, ay। तो भाई ये क्या आएंगे सर, ये ax है और ये क्या है आपका ay है, ये मुझे निकालना है। अब सीधी सी बात है, ये आई जे में तो नहीं है, और बच्चों ने आंसर कर दिया। बातें तो आपको आती है, जिनको नहीं आती है वो थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई ये जो है आपको, ये जो टोटल दूरी है वो ए दे रखी है, उसकी वजह से आपको एक तो ये निकालना है कि ये ax कितना है, और एक आपको ये निकालना है कि ये ay कितना है। ax और ay आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है। यहां पर ये वाला एंगल कितना दे रखा है, सर ये वाला एंगल अपना दे रखा है थीटा। अब बताइए, एक भुजा दे रखी है, एक थीटा कोण दे रखा है, क्या आप ax ay नहीं निकाल सकते? एकदम आसान सी बात होती है। क्या सर ax बराबर क्या होता है, मुझे ये बताओ, कोस थीटा का मान क्या रखोगे आप, कोस थीटा क्या रखोगे? तो सर कोस थीटा में क्या रखूंगा, कोस थीटा में रखूंगा ax बटा में a। क्या रखूंगा, ax बटा में a। कोस थीटा क्या रखूंगा, ax बटा में a। तो चलिए ax कितना आ जाएगा, a कोस थीटा कितना आ जाएगा, a कोस थीटा। अच्छा, और ay क्या आ जाएगा, उसी तरीके से मैं बोलूं मुझे साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा क्या होगा, सर साइन थीटा मेरा होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है ay, कर्ण क्या है a, तो ay बटा में a। तो यहां से मैं बोलूं ay कितना आ गया, तो आप क्या बोलोगे सर a साइन थीटा। क्या आ गया बच्चों, a साइन थीटा। तो ध्यान से, आपके पास एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का प्रयोग काम में लेके आप साइन थीटा और कोस थीटा को काम में लेते हुए आप एक को तो क्या लिख दोगे, a कोस थीटा लिख दोगे, और एक को क्या लिख दोगे, a साइन थीटा लिख दोगे। समझते जाना एक एक बात को, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है सर, अगर मुझे बोले कि इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, किसके फॉर्म में, सदिश की भाषा में लिखो, तो सदिश की भाषा में मुझे लिखना है, तो x दिशा में कितने चले सर ax, y दिशा में कितना चला सर ay, x दिशा में कितना चला ax, y दिशा में कितना चला ay। तो ax कौन सी दिशा में, i कैप में, ay कौन सी दिशा में, j कैप में, ax कौन सी दिशा में, i दिशा में, ay कौन सी दिशा में, j कैप में, और ax का मान क्या हो जाएगा, a cos थीटा। ओके, और y का मान क्या हो जाएगा, a sin थीटा। बस ऐसे करेंगे। तो सर कौन सा साइन थीटा होगा, कौन सा साइन कोस थीटा होगा, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट याद रह जाता तो सुनिएगा। ये वेक्टर जो है बच्चों, ये वेक्टर जिससे कोण बनाता है,
जिससे थीटा कोण बनाता है वो वाला कोस थीटा हो जाएगा, और दूसरे वाली एक्स अपने आप क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। अगर एक्स से थीटा बना रहा है तो एक्स कोस थीटा हो गया, और वाई क्या हो गया, साइन थीटा। और अगर बच्चों वाई से थीटा बना रहा है, इधर से थीटा बना रहा होता तो वाई हो जाता कोस थीटा और एक्स क्या हो जाता, साइन थीटा। सीधा सा याद रखना है, जिससे कोण बनाता है वो कोस थीटा और दूसरे वाला साइन थीटा। ठीक है, ए आपको ये लंबाई गिवन होगी, थीटा आपको एंगल पता होगा, आपको डायरेक्ट करना होगा। जैसे उदाहरण समझिए, एक उदाहरण समझिए, उदाहरण से ज्यादा बातें क्लियर होगी। तो बच्चों फिर आपको करने हैं, जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। ओके, पहले एक उदाहरण देख लीजिए। ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, यहां पर एक ए वेक्टर आपने ऐसा दिया, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको दे दिया बच्चों 10। क्या दे दिया, 10। कि सर इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे दिया 10, कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 10 है। और यहां पर ये जो थीटा कोण जो है बच्चों वो 60 डिग्री का है। कितना, 60 डिग्री का। आपको बोला कि यार मुझे ये वेक्टर है ना वो एक्स वाई प्लेन में बताओ। ठीक है ना, सीधा सा उदाहरण से समझिए कि मुझे ये वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में बताना है। तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि सर मेरा जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में बताना है, यानी आई कैप जे कैप में बताना है। तो ये जो दिशा है मेरी वो क्या है, आई की ओर है। ये जो दिशा है मेरी वो क्या है, जे की ओर है। तो चलिए मैंने आई कैप और जे कैप में बताना है सर। अब बताऊंगा कैसे कि सर ए जो परिमाण है वो 10 है। चलिए तो मेरा क्या हो जाएगा, ए जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो तो क्या होगा, कोस थीटा। तो किसके साथ बन रहा है सर, एक्स वाले के साथ। तो ए कोस थीटा, कौन सा, एक्स, एक्स यानी आई कैप। ओके, जिसके साथ थीटा नहीं मिल रहा उसको क्या लिख दूंगा, साइन थीटा। उसको क्या लिख दूंगा, ए साइन थीटा। कौन सा, जे कैप। ये आंसर हो जाएगा। जिसके साथ थीटा बन रहा है वो ए कोस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा यानी दूसरे वाला है वो आपका क्या हो गया, ए साइन थीटा। बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। अब मान रख दीजिए बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 10, कोस 60, कोस 60 का मान क्या होगा 1/2, किसमें, आई कैप में। कोस 60, कोस 60 का मान क्या होगा 1/2 प्लस, दोबारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, साइन थीटा, थीटा कितना 60, तो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, किसमें, जे कैप में। √3/2 किसमें बच्चों, जे कैप में। तो चलिए भाई बच्चों ये कट हो गया। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ये वाला आंसर। पॉइंट्स में नहीं जाना, √3 की वैल्यू नहीं लिखनी है। तो किया क्या आप लोगों ने, सुनिएगा। आपको एक वेक्टर दिया हुआ था, पहले तो आपने देखा कि ये किन के बीच में है, तो सर एक्स और वाई के बीच में है। तो ठीक है सर, एक आ जाएगा आई कैप और दूसरा आ जाएगा जे कैप। ओके सर, इसके बाद में मुझे ये बताइए कि ये कौन सा कोस थीटा होगा और कौन सा साइन थीटा होगा। सीधा सा, तो कौन सा कोस थीटा होगा सर, जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कोस थीटा, यहां से बन रहा है ना थीटा, तो कोस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कोस थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। इतनी सी बात है, बाकी तो मान रखना है। ए का 10 रखा, कोस 60 हाफ हो गया, प्लस ए का 10 रखा, साइन 60 कितना हो गया √3/2 हो गया। कट कर दिया तो ये 5 आ गया और ये 5√3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो सब लोग जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं और इनको थ्योरेटिकल, जिनको थोड़ा सा भी गुंजाइश रही है कि यार सर थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई, वो एग्जाम्पल से अपने आप को समझेंगे, बातें एकदम क्लियर रहेगी। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो सारे लोग अच्छे से एक एक चीज का आंसर करते रहेंगे। यहां से ये x और y है, एक वेक्टर ऐसे, ये a वेक्टर, ठीक है, ये यहां से 45 डिग्री है, ठीक है। और आपको बोला है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है। कितना है 6। इसका आंसर करो, बताओ जल्दी जल्दी, आंसर आना चाहिए सबका। एक बार ट्राई करो, अपनी नोटबुक पे जो भी है जितना भी आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। ये 30 डिग्री इधर से, ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दे रखा है 6, ठीक है। ये -y और ये -x। चलिए ये यहां से एंगल दे रखा है 37, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 15। चलिए बच्चों,
यहां लिखने को 5 कॉमन लेके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको उचित लगे बताओ, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, जिसके साथ थीटा बन रहा है ना वो वाला, हमेशा ये मत सोचना कि एक्स वाला कोस थीटा होगा, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कोस थीटा, दूसरे वाला साइन थीटा। तो भाई पहले में ए वेक्टर। अब थोड़ी बातें को कॉमन सेंस से ऐसा भी सोच लेना है कि पहला किन के बीच में है, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। ऐसा सोच लेना है कि इसकी दिशा कौन सी तरफ है। आप सोचो, आप ऐसे जा रहे हो तो कौन सी दिशा में जा रहे हो, पहले ये भी तो देख लो। तो सर मैं ऐसे जा रहा हूं ना, तो मैं ऊपर तो जा रहा हूं, यानी y में तो पॉजिटिव में जा रहा हूं, लेकिन x में कहां जा रहा हूं, नेगेटिव में। ये भी अपने को सोचना है ना कि मैं सर ऐसे जा रहा हूं ना, तो y में तो पॉजिटिव जा रहा हूं, ऊपर की ओर जा रहा हूं, लेकिन x में क्या जा रहा हूं, नेगेटिव। तो ax आएगा एक, वो तो आएगा माइनस आई कैप में, और ay जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, j कैप में। ये वाली बातें भी आपको समझनी है, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि सर मैं यहां से चला, इस तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरा आई कैप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव में जा रहा हूं सर, जे कैप में। अच्छा, और एक्स में कौन सी तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स की जा रहे हो या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हो, सर मैं तो इधर जा रहा हूं, इधर कौन सा है, नेगेटिव एक्स, तो मैंने माइनस आई कैप लिख दिया। चलिए, अच्छा एंगल किससे बन रहा है, एक्स से, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ए कोस 45, अच्छा माइनस आई कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन 45 जे कैप। साइन 45 क्या होगा, जे कैप में होगा, बिल्कुल। तो चलिए, ए कोस 45, ए कोस 45, तो कोस ए का मान कितना है 6, कोस 45 क्या हो गया 1/√2, किसमें, माइनस आई कैप में, प्लस 6 साइन 45 क्या हो गया 1/√2, किसमें, जे कैप में। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, चाहो तो, या 6/√2, 6/√2 छोड़ दो, ए वेक्टर बराबर क्या आ गया, 6/√2 तो है आपका माइनस आई कैप में, प्लस 6/√2 है आपका जे कैप में, ठीक है ना। एक है माइनस आई कैप में और एक क्या है, जे कैप में, और सब बच्चों ने सही से आंसर दिया है। इसको 3√2 भी लिख सकते हैं कट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से मैंने इसको पहचाना, तो इसकी तरफ मेरी नजर पड़ी, तो मेरे ध्यान में क्या आया कि यार सर ये तो ऐसे इधर जा रहा है, अच्छा इधर जा रहा है, तो इधर क्या जा रहा है सर, माइनस एक्स में और माइनस वाई में। कौन सी तरफ जा रहा है कि माइनस एक्स में और माइनस वाई में, माइनस एक्स में और माइनस वाई में। तो ए एक्स क्या होगा सर, माइनस आई में, अच्छा ए वाई भी क्या होगा सर, इस बार तो वो भी माइनस में है, तो माइनस जे में, ऐसा लिख दिया। अब ए एक्स कहां से लिखेंगे, ax कहां से लिखेंगे, तो सर ax लिखूंगा मैं, ax मैं लिखूंगा यहां से a cos थीटा से। कहां से लिखूंगा, a cos थीटा से। ax मेरा क्या लिखेंगे, a cos थीटा से। तो ये a, और क्यों इस बार cos थीटा, क्यों सर, x से, जिससे एंगल बन रहा है वो cos थीटा, जिससे नहीं बन रहा वो sin थीटा, तो एंगल इससे बन रहा है तो ये cos थीटा हो गया। चलिए कितना, तो a वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड कितना है 6, cos थीटा, तो ये कितना है cos 30 है सर, कौन सी दिशा में, माइनस आई कैप, प्लस उसी तरीके से ए वाई क्या होगा सर, ए वाई मेरा कहां होगा, ए वाई हो जाएगा मेरा 6 साइन 30, कितना, साइन 30, कौन सी दिशा में भाई, तो सर साइन 30 मेरा हो जाएगा माइनस जे कैप में, कौन सी तरफ, माइनस जे कैप में। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 आएगा, 2 से ये 2 कट होगा तो ये 3√3 रहेगा, ये ध्यान से कर लेना भैया, √3/2 कट हो गया, ये ऐसा आ गया। चलिए किसमें, माइनस आई कैप में। अच्छा साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2, तो 6 को 1/2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा 3, किसमें, माइनस जे कैप में। तो ये आई कैप और ये माइनस जे कैप, और लगभग मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चों ने एकदम सही सही आंसर दिए हैं, और एकदम बेसिक चीज है भाई, कहां दिक्कत आएगी इसमें, तो एकदम सही आंसर ही आएगा कि हाँ भाई ये सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब अपन इसकी बात करें, तो ये, इसको मैंने देखा कि ये कौन सी तरफ है, तो सर ये ऐसे जा रहा है, अच्छा ये ऐसे जा रहा है, तो x तो इसका पॉजिटिव है, y इसका नेगेटिव है, x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ax जो है सर वो तो i कैप में ही आएगा, लेकिन ay जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस जे कैप में आएगा। किस में आएगा बच्चों, माइनस जे कैप में आएगा। तो a वेक्टर इज इक्वल टू, एंगल किसके साथ बन रहा है इस बार, तो सर कोण किसके साथ बन रहा है, y के साथ। किसके साथ बन रहा है, y के साथ। तो x के साथ बन रहा है क्या, नहीं, तो जिसके साथ नहीं बन रहा हो तो सीधा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये क्या लिखेंगे, a साइन 37 आई कैप, और इस बार y के साथ कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा cos, तो a cos 37
माइनस जे कैप, ए कोस 37 माइनस जे कैप। बिल्कुल बच्चों, अब इनकी पूरे का मान रखते जाओ। क्या मान रखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कितना है सर? 15। ए कितना है? 15। अच्छा, साइन 37 कितना होता है? 3/5 किसमें? आई कैप में, प्लस ए कोस 37, ए कितना है? 15। कोस 37 कितना होगा? 4/5 किसमें? माइनस जे कैप में। बस खत्म क्वेश्चन। अब थोड़ा सोल्व करेंगे और लिख देंगे कि हाँ भाई सर ये ऐसा होगा, तो ये इससे कट किया तो ये क्या हो गया? 3 3 9 आई कैप, और ये इससे कट किया तो ये हो गया 20, 3 चौक 12, 12 माइनस जे कैप। चलिए बच्चों, इस तरीके से आपकी ये चीजों का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा कभी भी आपसे कोई पूछे कि x कहां से है, तो भाई सीधा करेंगे सर ये a है और a के सबस्क्रिप्ट में हम x निकाल रहे हैं। ये लिखने का तरीका क्या है कि इस a का x वाला कंपोनेंट, x वाला घटक, ये a का y वाला घटक, ये a का x वाला कंपोनेंट और a का y वाला घटक। a x का मतलब a x का घटक, a का x साइड का घटक, और y का मतलब y साइड का घटक। तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा सदिश के घटक, लेकिन सिर्फ मैंने बात क्या की? एक तल में, xy तल में। अभी तक मैंने 3D वाली बात नहीं की है, मैंने बात क्या की है? xy तल में। सदिश के घटक जो है वो मैंने क्या किया? xy तल में किया, सिर्फ और सिर्फ xy तल में, ठीक है ना। 37 डिग्री का एंगल मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं। एक ट्राइंगल होता है, ये 3 होता है, इसकी भुजा ये 4 होती है, उसमें ये कोण 37 का होता है और ये 53 का होता है। आपको जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो यहां से निकाल सकते हो। ओके, तो साइन 37 और कोस 37 के मान यहां से निकले हैं। साइन 37 क्या हो गया? 3/5। कोस 37 क्या हो, सॉरी कोस 37 क्या हो गया आपका? ये एंगल उल्टा लिख दिया। बड़े के सामने की भुजा, तो बड़े एंगल के सामने का भुजा भी बड़ी, तो ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री, ऐसा होता है। तो साइन 37 क्या होगा? 3/5। कोस 37 क्या होगा? 4/5। 3/5 और 4/5, ठीक है ना। और बच्चों हमेशा रटना नहीं है कि x में कोस आता है, नहीं। यहां पर x में कोस आया, सही बात थी। यहां पर x में कोस आया, सही बात थी, लेकिन यहां पर x में साइन आ गया। क्यों? क्योंकि जिससे कोण बनेगा ना वो कोस है और दूसरे वाला क्या है? साइन है। जिससे कोण बनेगा वो कोस है और दूसरे वाला क्या है? साइन है। तो आंसर आ गया यहां पे आई कैप और माइनस जे कैप, ठीक है। यहां पर दोनों ही माइनस में है सर, यहां पर माइनस आई कैप और प्लस जे कैप है। तो हमेशा बात को ध्यान में रखना है कि x नहीं होता, x जो होगा वो कोस नहीं होता। कोस का मतलब क्या होता है? हमेशा कोस का मतलब क्या होता है? कि जिसके साथ कोण बन रहा है। अब उल्टी बात कर लेते हैं, उल्टी बात का मतलब क्या हो गया बच्चों? सीधी सी बात है कि अब उल्टी बात में हमारे पास क्या आएगा कि सर अगर वेक्टर दिया हुआ हो उसका परिमाण निकालना हो, वेक्टर दिया हुआ हो और उसका परिमाण निकालना हो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने बताया कि सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, कोई सदिश दे रखा है और उसका आपको परिमाण निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी मैंने बताया आपको कि ये एक सदिश है, सुनते रहना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर? ये ए वेक्टर है। अच्छा ठीक है, ये ए वेक्टर है और किसी ने आपको दे दिया कि ये जो ए वेक्टर है उसके दो घटक हैं। एक तो एक्स वाला है सर, वो आई कैप में है, वाई वाला है वो जे कैप में। मैं उदाहरण मान रहा हूं, माइनस आई माइनस जे में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऐसा एक सदिश दे रखा है और वो ऐसा है, मुझे उसका सिर्फ परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब ये लंबाई चाहिए, लंबाई मतलब मुझे ये ए चाहिए। आपको कोई बोले कि इस ए सदिश का परिमाण निकाल के बताओ, ये एक ए सदिश है, इसका परिमाण निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको कोई बोले कि इस ए सदिश का परिमाण निकाल के बताओ, तो आप सीधा ही सोचोगे कि सर मैंने अभी त्रिभुज बनाया था, ये दूरी मेरी ए एक्स है, ये वाली दूरी मेरी ए वाई है और ये जो मेरी पूरी दूरी है वो मेरी ए है। तो मैं आपको बोलूं कि मुझे ये दोनों दूरियां दे रखी हो, तो ये वाली दूरी नहीं बता सकते क्या? बहुत अच्छी बात। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दे रखी है और ये वाली नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये आपका आधार है, ये लंब है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। तो कभी भी आपको इसका परिमाण बताना हो तो परिमाण मतलब ये ऐसे लिख दो या सीधा ए लिख दो, वो परिमाण ही है। बिल्कुल सर। और उसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे सर? ये वाली दूरी का स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी का स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। सुनिएगा बात को, पहले हम क्या कर रहे थे, आपको ऐसे ए दिया हुआ था
और कोण दिया हुआ था, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं उल्टा करो, इस फॉर्मेट में है, इसको वापस ए में और कोण की भाषा में बताओ, ए में और कोण की भाषा में बताओ कि कितना कोण बनेगा और कितना ए बनेगा, ठीक है ना। तो भाई आप लोग क्या करोगे सर, सीधी सी बात है, आपको अगर मैं ऐसा दे दूं ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे ये थीटा भी बता दो, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वाला थीटा भी चाहिए भैया, मुझे चाहिए ये थीटा कितना है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा थीटा तो टेन थीटा, क्या लिख दोगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे सर, टेन थीटा बराबर अपना होगा लंब बटा आधार, यानी ए वाई और ए एक्स दिया हुआ है तो आप ए वाई बटा में ए एक्स कर दोगे। लेकिन थीटा किससे बताया है मैंने, थीटा किससे बताया है सर, थीटा मैंने बताया है एक्स से। थीटा किससे बनाया है, एक्स से, ठीक है, ठीक है ना। तो थीटा क्या बताया है, एक्स से। अब सुनिएगा बच्चों, ये सर थीटा टेन थीटा की भाषा में क्यों बताया, साइन की भाषा में क्यों नहीं बताया, तो सुनिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने आपको ए एक्स और ए वाई दी है, ये दो चीजें दे रखी है और मुझे ये निकालना है, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, कर्ण तो अभी पता ही नहीं है। जब कर्ण पता ही नहीं है तो मेरे पास तो लंब और आधार दो ही चीजें हैं, और लंब और आधार दो चीजें हैं, तो उनको किससे जोड़ूंगा, टेन थीटा से। उदाहरण से समझिए, उदाहरण से समझिए, जो अभी बात कर रहे हैं उनको उदाहरण से समझिए। तो पीछे वाला जो चीज था उसी को मैं वापस ले रहा हूं। आपको मैंने बोला कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, 9i कैप प्लस 12 जे कैप, ये ऐसा वेक्टर दे दिया, सुनिएगा। और मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, परिमाण क्या आएगा। तो आपने अभी अभी सीखा है, क्या सीखा है सर, इसका परिमाण। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो जो ये एक्स वाला घटक है उसका स्क्वायर कर दो, और जो ये वाई वाला घटक है उसका स्क्वायर कर दो। तो एक्स वाला घटक कितना है 9, तो सर 9 का स्क्वायर। अच्छा वाई वाला घटक कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। सीधी सी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है ना। जो एक्स वाला घटक है उसका स्क्वायर कर दो, वाई वाला घटक है उसका स्क्वायर कर दो। तो वही तो कर रहे थे। ये क्या है सर, ये x और ये y, इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर करना है। तो कब होता है, ये तो एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस लगाते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस ही तो लगाते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, लेकिन रूट कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा खुद के। तो बिल्कुल सही बात है सर। तो ए वेक्टर बताइए कितना आया, ए वेक्टर का मान यहां पर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 112 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। करो कितना आया सर, ये आ गया आपका 225। 225 किसका स्क्वायर होता है सर जी, 15 का। किसका होता है, 15 का। तो आपके पास सीधा आंसर आ गया क्या, 15। बिल्कुल सही बात है, सब लोगों ने आंसर क्या किया है, 15। और यही तो क्वेश्चन था। यहां पर इसकी लंबाई मैंने कितनी दे रखी थी, देख लीजिए, यहां पे लंबाई कितनी दे रखी थी, 15 ही तो दे रखी थी। लंबाई मैंने कितनी दे रखी थी, 15, और इसके दो घटक किए थे, एक इधर और एक इधर। तो वही मैं कर रहा हूं कि 15 दे दी, लंबाई दे दी और कोण दे दिया, मैं यहां जा रहा था। अब मुझे उल्टा बोला गया कि सर ये ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड बताओ, ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 15। अच्छा 15 आ गया, चलिए अब उसको डायग्राम में लिखकर बताओ। तो डायग्राम में कैसे लिखोगे कि सर ये x है और ये y है, ओके। किसकी तरफ था सर, ये प्लस x और प्लस y में था, प्लस x और प्लस y में था तो कुछ ऐसा होगा। ऐसे ही तो लिखेंगे कि अच्छा माइनस होता तो नीचे की ओर ले जाते, प्लस है तो ऊपर की ओर। अच्छा प्लस x और प्लस y है तो कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर। अच्छा क्या है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 15। अच्छा अब भैया मुझे ये वाला एंगल थीटा और बता दो। तो थीटा के लिए क्या है याद रखना है सर, टेन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। जिससे पूछा गया है उसको नीचे, दूसरे वाले को ऊपर। तो टेन थीटा का मान क्या होगा सर, ए वाई। जिससे पूछा गया है उसको नीचे रखो, यानी एक्स को नीचे रखो और वाई को ऊपर रखो, एक्स को नीचे रखो और वाई को क्या रखो, ऊपर रखो। तो मान क्या आ गया, ए वाई बाई ए एक्स। क्या आ गया, ए वाई बाई ए एक्स। तो ए वाई कितना है सर, 12 बटा, यहां से ए वाई बाई ए एक्स, तो 12 बटा में 9, 12 बटा में 9 यानी 4 बटा 3, 4 बटा 3। तो टेन थीटा मेरा कितना आ जाएगा, सीधा सा 53 डिग्री। कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। ऐसे बता देंगे, पीछे वाले में तो 9 और 12 था ना, ऐसे कंपोनेंट बने थे ना। तो 53 डिग्री किससे, x से, तो y से 37 हो जाएगा। x से 53 तो y से क्या हो जाएगा, 37। सीधा सा टेन थीटा किससे निकालना है, y बाई एक्स। तो सुन लीजिए बच्चों, ओके। हम लोगों ने बात स्टार्ट की यहां से कि सर
एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और कोण दे रखा है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, तो आई कैप जे कैप में लिखना सीख लिया। अब उल्टा कि सर आई कैप जे कैप में दे रखा है, सुनिएगा कि सर आई कैप जे कैप में दे रखा है और हमें यह बोले कि भाई इसको इस फॉर्मेट में लिख के बताओ, चित्र वाले फॉर्मेट में, तो एक तो अपने को क्या बताना है, उसका परिमाण। सुन लो सीधा सा कि परिमाण निकालना है। अच्छा, परिमाण निकालना बहुत आसान है सर। परिमाण निकालने का मतलब क्या होगा कि इसका स्क्वायर कर दो प्लस में इसका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, रूट लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हुए जोड़ते रहो। तो ये 81, ये 144 स्क्वायर किया तो 225, आंसर आ गया 15। अच्छा, लेकिन सर एक चीज और है, दिशा बतानी है, तो दिशा के लिए कोण बताना पड़ेगा। तो सर ये तो थीटा कोण है, ये जो थीटा कोण है किससे देख रहे हो, एक्स से। तो जिससे जिससे देख रहे हो उसको नीचे रखो और दूसरे वाले को ऊपर रखो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई कितना है भाई, ए वाई तो सर 12 है, यहां से देख लो ये वाई वाला है, और ए एक्स कितना है सर, ये 9 वाला है। तो सीधी सी बात है। अच्छा, कोई बोले कि सर यार tan थीटा ऊपरी क्यों रखा, वाई ऊपरी क्यों रखा, तो वो तो फिर चित्र को बना लिया करो भाई। यहां से देख लो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ये लंब है और ये आधार है, तो ए वाई क्या है, लंब है, और ए एक्स क्या है, आधार है। सीधी सी बात है। अच्छा, 4/3 आ गया, ये 53 है क्या, वो त्रिभुज आपको अभी सिखाया ही था, उस त्रिभुज से आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये क्या है, 53 है। चलिए कितना है, 53 है। तो अब आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम्पल और मुझे करके बताना है, ठीक है ना। आपको दे दिया कि ए वेक्टर बराबर, आपको मैंने ए वेक्टर बराबर कुछ बोला कि 12 आई कैप प्लस 5 माइनस जे कैप मीटर है। 12 आई कैप प्लस 5 माइनस जे कैप मीटर है। तो इसको मुझे लंबाई की भाषा में लिखकर बताओ। एक तो लंबाई की भाषा में लिख के बताओ और दूसरा इसका एंगल बताओ, ठीक है ना। अरे 53 डिग्री का एंगल अभी बताया था ना त्रिभुज, उस त्रिभुज से पता चलेगा 53, वो त्रिभुज बताया था ना, ये वाला 37 53। तो ये 4, ये 3 और ये 5। तो tan थीटा बराबर आपका आ रहा है 4/3। तो 4/3 आ रहा है, लंब बटा आधार, इसका मतलब 53 डिग्री है, ठीक है ना। तो चलो भाई बताइए जल्दी से, ये याद रखो है ना, 53 37, ये दो चीजें तो याद रखो ना, 53 और 37 का अच्छे से समझ लो इन बातों को। क्या आंसर आएगा भाई, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, क्या, तो सर 12 आई कैप और 5 जे कैप में सबसे पहले तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी लंबाई निकालनी है। तो कितनी आएगी भी लंबाई, तो सर लंबाई मेरी आएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और आंसर दे दिया बच्चों ने, क्या आंसर दे दिया बच्चों ने कि सर ये मेरा आंसर आ गया है 13। बिल्कुल सही बात है भाई। 12 होता है 144, 5 होता है 25, इसका स्क्वायर 25, कितना आ गया 169, 169। तो आंसर क्या आ गया 13, 169, आंसर क्या आ गया 13। और बिल्कुल क्लियर आंसर दिया है कुछ बच्चों ने, क्या कि सर 13। तो अब ये 13 है कौन सी तरफ, ये भी देख लो। तो भैया ये x और ये y, ओके सर। 13 कौन सी तरफ है, तो सर i में तो प्लस में है, लेकिन j में क्या है, माइनस में है। यानी i में तो प्लस में, x तो पॉजिटिव है, लेकिन y क्या है बच्चों, नेगेटिव है। x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो नेगेटिव y का मतलब क्या हो गया, मैं इस तरफ जाऊंगा। नेगेटिव y का मतलब क्या हो गया, मैं इस तरफ, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अच्छा a वेक्टर, अच्छा सर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया सर 13। अब आपको बोले ये वाला एंगल बताओ थीटा। अगर कोई आपको ये वाला पूछे तो फिर से मैं बता देता हूं, किससे देख रहे हैं, x से। तो x से देख रहे हैं तो x को तो नीचे, दूसरे वाले को ऊपर। तो tan थीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा सर, y को ऊपर रखो, x को नीचे रखो, तो 5/12। 5/12 का मान पता है क्या सर, मुझे पता है 21 डिग्री। चलो नहीं पता हो तो क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता हो तो क्या करेंगे, वैसे 21 डिग्री होता है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/11। हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिनका मान हमें नहीं पता होता उसको हम tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3, सीधा सा tan इनवर्स 5/3। भैया हमें ये जो है वो 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा खत्म करना है, तो थोड़ा सा आप लोग आज स्पीड बढ़ाना, ठीक है ना, क्योंकि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है और थोड़ा फास्टली चलना है टारगेट के अकॉर्डिंग। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिकली एकदम 11th वालों के अकॉर्डिंग, जो एकदम नए बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता वेक्टर क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया है, ठीक है। तो बाकी बच्चे जिनको आता है
वो तब तक अपने क्वेश्चंस करते रहें, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, तब तक कवर अप करते हैं। जिनको ये पता है कि भाई मेरे पास ये वेक्टर तो सर मेरे को अच्छे से आता है, तो इनके क्वेश्चंस अच्छे से करें, सारी चीजें करें, ताकि आपको काइनेमेटिक्स में कहीं पर दिक्कत नहीं हो। कल थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ऐसा नहीं है कल इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कोई ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर आज भी एकदम ऐसे। तो इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, कल हम लोग इसके आगे के पढ़ाई करेंगे। ये अपना आ गया tan इनवर्स 5/12, 2 लेक्चर में और में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई आज के इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।